खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ललित मोदी और विजय माल्या के बाद अब नीरव मोदी देश को हजारों करोड़ का चूना लगाकर फरार हो चुका है। पाई पाई के वेतन पर टैक्स चुकाने वाले हमारे आपके जैसे लोग बेहाल हैं। चंद हजार रुपयों के इधर उधर होने पर इनकम टैक्स नोटिसों के जवाब देते फिरते हैं, और यहां नीरव मोदी जैसे लोग सिस्टम को खरीद कर देश के हजारों करोड़ डकार जाते हैं और देश से बाहर फुर्र भी हो जाते हैं। और सीबीआई और ईडी सांप भाग जाने के बाद लकीर पीटती नजर आती है। अब सरकार कह रही है कि उसे पता नहीं कि फिलहाल यह नीरव मोदी है कहां। अब कौन है इस लूट का जिम्मेदार, किनकी शय पर हुआ यह महाघोटाला। 14,000 करोड़ के घोटाले के सवालों के घेरे में है मनमोहन सिंह की यूपीए और मौजूदा मोदी सरकार दोनों, क्योंकि यह घोटाला 2011 से बदस्तूर जारी था। 2016 में एक विसल ब्लोअर हरिप्रसाद ने पीएमओ को लेटर लिखकर मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी की गीतांजलि ज्वेलर्स के फर्जीवाड़े की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब तो इलाहाबाद बैंक के वो एक्स डायरेक्टर भी सामने आ गए हैं जिन्हें गीतांजलि ज्वेलर्स के लोन पर डिसेंट नोट की वजह से उनके पद से ही हटा दिया गया। यानी ना तो यूपीए ना एनडीए सरकार ने इन शिकायतों पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। बड़ा सवाल यही कि क्या बैंकों में हमारी गाढ़ी कमाई महफूज है। इसी पर करेंगे बात आज तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, नीरव मोदी ने लूट लिया पीएनबी। 11,400 करोड़ रुपए का लुटेरा नीरव मोदी फरार। बैंक घोटाले पर सियासत गर्म, बयानबाजी शुरू। क्या हमारे पैसे बैंकों में हैं महफूज? मुल्क की बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े घोटाले में नीरव मोदी का नाम अहम मुलजिम की शक्ल में सामने आया है। ये घोटाला तकरीबन 11,400 करोड़ रुपए पर मबनी है। पीएनबी घपला मामले में बैंक ने कार्रवाई करते हुए 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें एक जीएम सतह का अफसर भी शामिल है। वहीं बुध के रोज बैंक के 10 मुलाजिमीन को भी मुअत्तल किया गया था। वहीं दूसरी जानिब इस मामले में सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नीरव मोदी के कई ठिकानों पर छापामारी भी की है, लेकिन नीरव मोदी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया है। भगोड़ों की फहरिस्त में नीरव मोदी मुल्क से फरार होने वाला पहला शख्स नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई एक नाम बैंक घपला करने वालों में शामिल हैं। बैंक घोटालों से जुड़े भगोड़ों की चांदी, ललित मोदी से नीरव मोदी तक सभी फरार। ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार। ललित मोदी पर 125 करोड़ रुपए लूट का इल्जाम। शराब कारोबारी विजय माल्या भी मुल्क से फरार। कई बैंकों से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की लूट और अब 11,400 करोड़ रुपए का लुटेरा नीरव मोदी भी मुल्क से फरार। नीरव मोदी देश का पैसा लूटकर देश से बाहर कैसे भाग गए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन नीरव मोदी को संरक्षण दे रहा है। हमारी सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया गया जो एनपीए हुआ है। ये पूरे एनपीए की विरासत कांग्रेस के समय की है। लूट के तार यूपीए हुकूमत से जुड़े हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी इन इल्जामों से बच नहीं सकती। इसलिए इस लूट पर पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के साथ बड़ी रुचिकर पिक्चर है दावोस के बिजनेस डेलीगेशन की। कांग्रेस फोटो की राजनीति करना बंद करे, वरना कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की चौकसी साहब के साथ अंतरंग फोटो हमारे साथ है। पीएनबी घोटाला मामले में इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर दिनेश दुबे का कहना है कि ये मामला 2013 में ही सामने आ गया था। तो 1913 में गीतांजलि का जो मैटर आया था फाइनेंस के लिए 1500 करोड़ प्लस 50 करोड़, उसको रिग्रेड किया था। उसके मामले में मैनेजमेंट पीछे पड़ा हुआ था कि इसको अप्रूव करना है, अप्रूव करना है, अप्रूव करना है। मैंने मेरा डिसेंट नोट दिया था। डिसेंट नोट देने के बाद आखिरी तक मैं अड़ा रहा कि इसको नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। मेरा डिसेंट नोट सरकार के पास भी पड़ा हुआ है, मेरा डिसेंट नोट आरबीआई के पास भी पड़ा हुआ है। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया गया, सरकार उनसे पूछे। मेरे खिलाफ ये एक्शन हुआ कि मेरे पे दबाव डाला गया, मैं रिजाइन करके बाहर आ गया। बदउनवानी के मामले में कांग्रेस को इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए हुकूमत को सियासत के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि पैसा देश के गरीबों का है,
जिसकी वसूलने की जिम्मेदारी हुकूमत पर बनती है। वहीं इस तरह के घोटालों ने साफ कर दिया है कि हमारे पैसे बैंकों में कितने महफूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो आखिर बैंकों में क्या महफूज है हमारी गाढ़ी कमाई इन लुटेरों से? फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा देश को, और इसीलिए तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अमित मालवीय साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ बीजेपी की IT सेल को लीड भी करते हैं। साथ ही साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के। अमीर हैदर जैदी साहब CPI के सीनियर लीडर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना साहब हमारे साथ इस बहस में हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लीडर हफीज गांधी भी थोड़ी देर में लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस डिबेट में जुड़ जाएंगे, स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। लेकिन अमित, सबसे पहला सवाल आपसे जाहिर है, क्योंकि 2014 में बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश ने मुल्क की चौकीदारी बीजेपी को सौंपी थी, क्योंकि आपने वादा किया था कि किसी का पंजा नहीं पड़ने देंगे देश की तिजोरी पर। लेकिन पंजा पड़ा भी, और लुटेरा माल लूटकर फुर भी हो गया इस देश से। जिम्मेदारी किसकी है? समीर जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात कि जो आपने 2016 के विसिल ब्लोअर का हवाला दिया, वो दरअसल मामला क्या है ये समझ लें। ये लड़ाई थी हरि प्रसाद और उनके जो मेन फ्रेंचाइजी थे मेहुल चोकसी। हरि प्रसाद मेहुल चोकसी की फ्रेंचाइजी लेकर काम करते थे, और दोनों के बीच में कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ। ये एक सिविल डिस्प्यूट था जिसको कर्नाटका में सिविल तरीके से एड्रेस किया जाना था, FIR फाइल करनी जानी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तब उन्होंने ये एक चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी और कहा कि मेरा पैसा जो बकाया है वो मेहुल चोकसी नहीं दे रहे हैं, आप इसमें इंटरवीन करिए। ये कमर्शियल डिस्प्यूट था। उस चिट्ठी में कहीं भी नीरव मोदी या पंजाब नेशनल बैंक या उससे जुड़े फ्रॉड की कोई भी जिक्र नहीं थी। तो कांग्रेस जो बार बार कह रही है कि 2016 में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई, वो सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात, 2013 में कांग्रेस द्वारा नियुक्त, ये बात तो थी साफ साफ चिट्ठी में कि विजय माल्या पार्ट 2 हो सकता है। हजारों करोड़ के घोटाले की तैयारी हो रही है, विजय माल्या पार्ट 2 हो सकता है। इन तमाम बातों का जिक्र था, क्या उसे नजरअंदाज किया गया जानते बूझते? देखिए समीर जी, अगर आपका और किसी का कमर्शियल डिस्प्यूट होता है और वो उस चिट्ठी में उस कमर्शियल डिस्प्यूट की जिक्र करता है, उसके आसपास कुछ भी भूमिका बनाए, उस भूमिका के आधार पे किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जा सकती। वो मामला था दोनों के आपसी लड़ाई का मामला, और उसको उन्होंने चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजा, जिसको प्रधानमंत्री के कार्यालय ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भेजा। उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई और मेहुल चोकसी की कंपनी में 42 FIRs फाइल करी गई। मैं दोबारा कहता हूं, उसमें नीरव मोदी और PNB और उससे जुड़े फ्रॉड का कोई भी जिक्र नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, 2013 में जो दिनेश दुबे जी है, जो आपके नेटवर्क के माध्यम से और अन्य तमाम चैनलों ने आज उनका इंटरव्यू दिखाया, वो कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर थे, सरकार के नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे। उन्होंने 2013 सितंबर में मेहुल चोकसी की कंपनी को 1550 करोड़ के लोन को देने के प्रपोजल पे अपनी रजामंदी नहीं दी। 4 बार उनको पूछा गया, उन्होंने चारों बार डिसेंट नोट लिखा, उसके बाद उनको बाईपास करके ये पैसा उनको मेहुल चोकसी को दे दिया गया। उसके बाद उनको ठीक है, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी, सुलेमान मोहम्मद खान देंगे, वो अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। अमित, समीर जी हाँ, एक विषय 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा। उनको फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा आप अपना इस्तीफा दे दीजिए और लिख दीजिए कि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप रिजाइन कर रहे हैं। और एक अंतिम बात, राहुल गांधी नीरव मोदी को 13 सितंबर में उनके ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन के एग्जीबिशन में दिल्ली में मिलते हैं। 14 सितंबर को ये मीटिंग होती है कलकत्ता में, फिर 27 सितंबर को दिल्ली में, और उसके बाद 1550 करोड़ का लोन दे दिया जाता है। असली विसिल ब्लोअर 2013 के दिनेश दुबे जी थे। अगर कांग्रेस उस पर कार्रवाई कर देती तो आज ये जो हम नीरव मोदी का फ्रॉड देख रहे हैं वो ना होता। और अंतिम बात, पी चिदम्बरम साहब ने दिनेश दुबे के टर्मिनेशन पे साइन किया,
उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक 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 ठीक। हालांकि मेरे कुछ सवाल अनआंसर्ड रह गए, लेकिन मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इस बात का जवाब दीजिए अब आप, क्योंकि बार बार विसल ब्लोअर हरि प्रसाद का जिक्र आप कर रहे थे, जिन्होंने 2016 में पीएमओ को लेटर लिखा, लेकिन अब ये जो नए विसल ब्लोअर सामने आए हैं 2013 वाले, इन पर आप क्या कहेंगे? 2013 में तो कमाल ही हो गया, जो आवाज उठा रहा है, जो डिसेंट नोट दे रहा है, कह रहा है कि भाई ये लोन सैंक्शन नहीं होना चाहिए, उनके पहले के लोन ही एनपीए हुए पड़े हैं, उनको आप उनके पद से ही हटा देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, कहते हैं ईमानदारी कैसे कर ली तुमने, ये ईमानदार बातें यहां नहीं चलेंगी। मतलब तो यही था ना? देखिए समीर, आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात ऐसे शुरू करूंगा कि ये जो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम जो हुआ है वो मोदी जी की नाक के नीचे हुआ है, 4 साल के अंदर हुआ है। बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 2011 का स्कैम है। अब ये विसल ब्लोअर दुबे जी का भी जिक्र इन्होंने किया और आज से चल रहा है कि 2013 में कंप्लेंट करी थी। ये 13,500 करोड़ का स्कैम नहीं है, ये 21,000 करोड़ का स्कैम है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है, जिसमें बैंक लोन्स भी हैं 9,000 करोड़ के चौकसी जी की कंपनी को। ये 2016 की कंप्लेंट हरि प्रसाद की कह रहे हैं। आज हमने एक कंप्लेंट और वाजे करी है सबके साथ, लेकिन शुरू तो 2011 में हुआ, 2013 में जानकारी तो 30,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ जाएगा। आपने रोका क्यों नहीं? सर देखिए, इसका समीर में जवाब दे, आप मुझे जवाब देने देंगे तभी दे पाऊंगा मैं। देखिए, कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर लोन मांगती है, उसे लोन दिया जाता है अगर लगता है कि वो उसको लोन दिया जा सकता है। जब तक वो परफॉर्मिंग लोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो नॉन परफॉर्मिंग क्यों हुआ? सारे एनपीएस बीजेपी ने कराए, सारा ये घोटाला बीजेपी के वक्त में हुआ। और 2016 की कंप्लेंट से पहले 2015 में 7 मई 2015 में मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें सारा ये जो अभी कह रहे थे अमित मालवीय जी के बैंक के फ्रॉड की बात नहीं हुई थी। 2 लाइन पढ़ूंगा उस कंप्लेंट की। ये वैभव खुरानिया ने दी थी कंप्लेन, एक दी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में 7 मई 2015 को, और एक दी थी डीसीपी मुंबई पुलिस को, जहां महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, और गुजरात में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी, वहां भी भाजपा की सरकार है। उसमें उन्होंने पैराग्राफ नंबर 8 में, कंप्लेंट में दे सकता हूं, लास्ट 7 में लिखा है, एंड हिज डिफॉल्ट्स विद द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, बात को घुमाइए नहीं, जनता जो है ना, देश के जो लोग हैं ना, वो इस वक्त बड़े तरीके से आपको सुन रहे हैं। घुमा नहीं रहा हूं, सीधी बात बताइए, कैसे हुआ, कहां हुआ? सर 2011 से जब ये खेल चल रहा था, खुला खेल चल रहा था, सर ये 2013 के टाइम में हुआ। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इलाहाबाद बैंक का सवाल खड़े करता है तो उसको उसके पद से जाना पड़ता है, क्योंकि वो ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा था। सर आप क्या, अगर उस वक्त आपने वो गड़बड़ झाला रोक दिया होता तो आज नीरव मोदी जैसे लोग फरार नहीं हो पाते। इतना बड़ा घोटाला क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? फरार हमने नहीं कराया है, मोदी जी और जेटली जी ने कराया है, इस सरकार ने कराया है। पहले भागे विजय माल्या जी 9,000 करोड़ लेके देश से, जेटली जी से मिले और भाग गए। फिर अनिल अग्रवाल 20,000 करोड़ लेके भाग गए, अब ये 20,000 करोड़ लेके भाग गए। तो ये मोदी सरकार में भाग रहे हैं, इसमें हमारी गलती है। इसमें तो मोदी जी चौकीदार कह रहे थे, यही तो बात है। 2016 के जवाब से कहीं ना कहीं अमित मालवीय बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे 2013 के जवाब से आप बचते हुए नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय, देखिए आप, मैं आपको ठीक है सुलेमान, मैं कैसे आपको कैसे जवाब दे पाऊंगा? आपने मुझे 10 बार इंटरजेक्ट किया। अमित मालवीय को अनइंटरप्टेड टाइम दिया आपने, समीर जी, आपने अमित मालवीय को, या फिर इसे सिर्फ बैंकिंग फ्रॉड माना जाएगा क्योंकि सरकार यह दावा करेगी तो बैंकिंग फ्रॉड है? देखिए, आपको इस पूरी घटना को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक 2014 से पहले और एक 2014 के बाद की घटना है। पहले हम बाद वाले हिस्से की चर्चा करते हैं। कोई भी बैंकिंग सिस्टम जहां पे भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हर साल उसके ऑडिटिंग होती हैं। अगर मैं रिवर्स शुरू करूं कि अगर ये घोटाला हो भी रहा था तो 2014 से लेकर 2018 तक ये किसी भी ऑडिटिंग सिस्टम में आया क्यों नहीं? दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक बैंक का घोटाला नहीं है।
ये एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांजैक्शन है। हाँ। जब दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उस एंट्रीज का वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस चेकिंग होता है। और ये कोई 10-20 रुपए की बात नहीं थी। आज 250 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़ एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है और दोनों बैंकों में से किसी को यह समझ में नहीं आता कि ये पैसा क्यों आया, किस एंट्री के माध्यम से आया, कहां गया, क्यों आया, उसकी क्रॉस एंट्रीज कहां है। हाँ। किसी ने नहीं देखा। और मजे की बात क्या है, देखिए साहब, ये जो सिस्टम है, ये जो एलओयू की हम बात कर रहे हैं, ये ब्रांच मैनेजर ने इशू किए, ब्रांच के लेवल पे इशू हुए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे साहब थे जो फरार हैं। हाँ, ब्रांच मैनेजर को पता नहीं लगा, उसके ऊपर जोनल मैनेजर है, वहां समझ में नहीं आई, उसके ऊपर एरिया मैनेजर है, उनको समझ में नहीं आई, उस बैंक का ऊपर जो ऑडिटिंग इंचार्ज है उसको समझ में नहीं आई, उस बैंक के हेड ऑफिस को समझ में नहीं आई कि ये जो 500 करोड़ या 1000 करोड़ आ जा रहे हैं, इसकी किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी पूरे बैंकिंग सिस्टम में कि साहब ये किसका पैसा है, कहां है। कि समझ में सबके आई, सब आंख मूंद करके बैठे मैं वहीं आ रहा हूं। अब पहला काम जो भारत सरकार, अगर बीजेपी की सरकार ये कहती है कि ये कांग्रेस की देन है, तो आप सबसे पहले तो ये पता करिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे ऑडिटिंग में, क्यों चूक हुई, क्यों कागज नहीं दिखाए गए या दिए गए, और जिन बैंकों को पैसे दिए गए या जिनसे पैसे लिए गए एलओयू के माध्यम से, उन बैंकों का ऑडिटिंग सिस्टम भी क्या कर रहा था। इसका मतलब यह है कि हमारा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो किसी एक, जिसे कहते हैं ना, रॉट से गुजर रहा है। कोई भी सीनियर अधिकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रिस्क मैनेजमेंट, जो हर बैंकिंग सिस्टम की जड़ होती है, आधार होता है, जो उस बैंक की सुरक्षा की गारंटी लेता है, किसी भी बैंक ने आज तक इसको नहीं पकड़ा। और यह चिंता की बात है कि ये हमारे सारे जो सीनियर क्वालिफाइड अधिकारी यहां बैठे हैं, ये क्या सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं? बिल्कुल। या इनकी जनता के प्रति और जनता के पैसे के प्रति कोई जवाबदेही है? बिल्कुल। पहली बात। मैं दूसरी बात, मैं आता हूं सर, मैं फिर आऊंगा। ये 14 के पहले एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, 14 से पहले जो दुबे साहब ने इश्यूज उठाए थे, क्या भारत सरकार ये पता करेगी कि वो कौन फाइनेंस सेक्रेटरी था, वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने दुबे साहब को फोर्स किया कि आप इसको अप्रूव करिए? क्या उन सब लोगों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस बुक करेगी भारत सरकार? क्या कल उन सबको अरेस्ट करके विटनेस बना के उनके जवाब लिए जाएंगे? आज तक उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार रहे? ठीक बात। जैदी भाई, लगता क्या है आपको, हुआ क्या है? आप 25 लाख रुपए का लोन लीजिए एक घर खरीदने के लिए, एक आम आदमी लेता है, और अगर 1-2 महीने की इंस्टॉलमेंट मिस हो जाए तो बैंक वाले किस तरह से रुख बदलते हैं, किस तरह से लठायत आपके घर पर आना शुरू हो जाते हैं, ये हम सबको पता है। यहां पर 14-14 हजार करोड़ रुपए लोन लेकर लोग फरार हो जाते हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है कि हो कैसे रहा है। देखिए, इसकी गंगोत्री कहां है वो समझने की जरूरत है। उद्योगपति जो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में चंदा देते हैं, ये वहां से शुरू होता है। करोड़ों करोड़ों का चंदा देते हैं, इनके क्या दर्शन के देने के लिए थे? ये उनके लिए विंडो बनाते हैं भागने की। मैं उस पर बाद में आऊंगा। हमसे तो जो ये कहा गया था पूरे देश से, मुझे देश की चौकीदारी दे दो, आपने वो दिखाया। मैं देश की तिजोरी में से 1 रुपया भी नहीं जाने देने का, मैं सुरक्षा करूंगा। लेकिन ये चौकीदार 40 चोरों के साथ मिलकर अलीबाबा 40 चोर बन गया और देश की पूरी तिजोरी को एक थैले में भरकर छोटे मोदी को दे दिया। हमसे तो ये कहा गया था कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो काला धन है देश का, मैं वो वापस लेके आऊंगा, लेकिन इसने देश की जो मेहनत कशों की कमाई है उसे ही वहां भेज दिया और देश को पकोड़े तलने के लिए छोड़ दिया कि देश वाले पकोड़े तले। समीर भाई, अगर पीएनबी ग्रामीण बैंक कहलाता है, अगर ये पीएनबी बैंक में एक घोटाला नहीं और बहुत घोटाले निकलेंगे, अगर ये पीएनबी बैंक बैठ गया तो देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और इस पीएनबी से अगर कोई किसान लोन ले लेता है ना और उसकी रिकवरी नहीं होती है, अभी हरियाणा का एक केस मौजूद है सामने बहुत सुर्खियों में, 6 लाख रुपए का लोन लिया था, उसने 4 लाख कुछ हजार रुपए जमा कर दिए। उसे ले जाकर जब तहसील में बंद किया तो उससे तहसील में बंद करने के पैसे भी किसान से लिए गए और लिए जाते हैं। तमाम तरह के केस। बिल्कुल मुकम्मल कर दो। उसके ऊपर जब केस का फाइनल आया तो उससे कहा कि 9 लाख रुपए जमा करो, जो 1000 बचे थे, और 3 साल की सजा हो गई।
तो किसान ले ले या आप जैसा कोई आदमी कार लोन ले ले और उसका इंस्टॉलमेंट ना जमा हो तो आपके घर से कार नहीं उठाएंगे, रेड लाइट पे आपसे छीनेंगे ताकि आपका कोई पुरसाने हाल ना हो, आप किसी से कोई बात ना कर सके। बिल्कुल। तो ये हालत उसके लिए। हफीज गांधी साहब, गलती किसकी नजर आती है? देखिए, मैं कहूंगा कि यहां पर हमें, अगर हम ब्लेम कर रहे हैं तो हमें यूपीए और एनडीए दोनों को ब्लेम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जो सरकार है, अब क्या वो ये हो गई है कि आप खाते रहिए मैं आंखें बंद करे रहूंगा? आज आप फैक्ट देखिए कि 23 जनवरी 2018 को डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक मीटिंग होती है इंडियन सीईओ की, और वहां पर नीरव जी मौजूद होते हैं। और जब 2016 में सरकार को पीएमओ को इन्फॉर्म किया जा चुका है कि इस तरह का वाकया है, पीएमओ ने एक्नॉलेजमेंट भी दिया है, लेकिन सरकार कह रही है वो ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। हुई है, लेकिन कंप्लेंट का क्या किया जाता है? इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें वहां पर बुलाया था, ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा आप जो है स्क्रूटनाइज करते हैं। आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2016 में ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा थे, और ऐसी मीटिंग में बहुत स्क्रूटनी होती है, बहुत चूजी हैंड पिक्ड होते हैं बहुत ज्यादा। और फिर आप देखिए कि प्रिविलेज मीटिंग हुई है। एक इस देश के बहुत सीनियर पत्रकार ने आज ट्वीट किया है कि मोदी जी के साथ नीरव मोदी जी की एक प्रिविलेज मीटिंग होती है, यानी कि नीरव मोदी जी और उनके भाई के साथ डेवोस में खास मीटिंग होती है। तो ये खास मीटिंग क्यों होती है? इसका क्या मतलब है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और नीरव मोदी जी हैं उनकी प्रॉक्सिमिटी है। और यहां तक इल्जाम आ रहे हैं कि नीरव मोदी जी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते रहे हैं बहुत दिनों से। आज आप देखिए कि क्या हुआ है 2016 में जुलाई में। अरे हफीज गांधी साहब, लेकिन कांग्रेस को तो नहीं फंडिंग कर रहे थे ना वो? 2013 में क्यों बचाया गया गीतांजलि ज्वेलर्स को? 2013 में क्यों बचाया गया? कांग्रेस से भी बनता है और एनडीए से भी बनता है। अगर कार्रवाई कर ली जाती बनता है तो आज ये दिन नहीं आते। ज्यादा इसलिए बनता है उसकी कि भी तो 2 बात साल कीजिए पहले ना। जब ये इंफॉर्मेशन थी, जब एनडीए सरकार के पास से 2 साल से इंफॉर्मेशन थी, तो एनडीए सरकार के 2 साल से इस स्कैम को होने देना चाह रही थी। आप ये देखिए कि पीएमओ ने क्या किया। पीएमओ ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उसके लिए एप्लीकेशन दे दी, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने क्या किया, बगैर सुने, बगैर एविडेंस इनवाइट किए हुए उनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है हरिप्रसाद जी की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार हैंड इन ग्लव है नीरव मोदी जी से। हरिप्रसाद साहब ये बातें कर रहे हैं, इस तरह का करप्शन हो, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल फंडिंग, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग 2014 में बीजेपी की हुई है, बीजेपी की मैं समझता हूं कि मजबूरी बन जाती है कि उनका साथ दें इस तरह के कॉर्पोरेट फ्रॉड करने वालों का। आज आप देखिए कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहे हैं उनका रिश्ता बीजेपी के साथ क्यों निकल रहा है? कहीं ना कहीं ये बीजेपी को कहीं ना कहीं जवाब देना है। आप देखिए कि ठीक है, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने दीजिए। अमित मालवीय साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि अमित मालवीय साहब तफसील से इस बात का जवाब दें। हरिप्रसाद साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, 2016 में जुलाई में उन्होंने जो लेटर लिखा उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पीएमओ से रेफर किया जाता है आरओसी को, लेकिन आरओसी बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए इस केस को क्लोज कर देता है। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या हमारे आपके गाढ़ी कमाई के पैसे बैंकों में महफूज हैं इन लुटेरों से? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारी आपकी गाढ़ी कमाई क्या बैंकों में महफूज है लुटेरों से? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ब्रेक से पहले जिस तरह के सवाल उठे, 2 अहम सवाल हैं। एक तो गोकुलनाथ शेट्टी, वो डेप्यूटी मैनेजर जो लगातार लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी करता रहा, जिसके बिना पर नीरव मोदी पैसे उठाता रहा। यह दरअसल वो पोस्ट होती है जहां पर अक्सर ट्रांसफर हो जाता है कर्मचारियों का, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। वो सालों साल तक एक ही ब्रांच में उसी सीट पर जमा रहा और लगातार एलओयूज जारी होते रहे। और दूसरा सवाल हरिप्रसाद खुद उठा रहे हैं कि भाई जब उन्होंने शिकायत की तो पीएमओ ने आरओसी को ट्रांसफर किया, आरओसी उसकी जांच नहीं करता है, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं की जाती है, कोई मैटर मांगा भी नहीं जाता और केस क्लोज हो जाता है। यानी केस को सीधे सीधे दबा दिया गया। अगर उस वक्त इस केस की पड़ताल हो जाती है, आप कह रहे हैं गीतांजलि ज्वेलर्स का यह मामला है, यह नीरव मोदी का नहीं है, लेकिन अगर उसी केस की जांच हो जाती तो आज नीरव मोदी 14,000 करोड़ लेकर फरार नहीं हो सकता था। यह बात तो सच है, मानेंगे? समीर जी, पहली बात यह समझना जरूरी है
कि जब सरकार में बैठे हुए लोगों की मिली भगत से कोई स्कैम होता है तो वो क्या होता है, उसका मसला ही देखिए। राहुल गांधी नीरव मोदी से मिलते हैं सितंबर 2013 को। 14 सितंबर 2013 को मीटिंग बुलाई जाती है और 1550 करोड़ का लोन मेहुल चोकसी की कंपनी को दे दिया जाता है, जबकि सरकार के खुद के डायरेक्टर उस पे 4 साल के हैं, आप ऑडिट में नहीं पकड़ पाए और उसके बाद बार बार आप कांग्रेस को कह रहे हैं 4 साल से सरकार थी, आपने घोटाला क्यों नहीं पकड़ा? मेहुल भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी समय आने पे बोलिएगा। मेहुल चौकसी आप कहते हो जैसा विजय सरदाना जी ने बताया अमित मालवीय जो मोदी के केस में हुआ है, जिम्मेदारी है उनकी, पंजाब, वही तो सवाल है मेरा, पंजाब नेशनल बैंक के केस में हुआ है। मेहुल चौकसी देखिए, मेहुल चौकसी का पूछिए ना, आप मुझे बोले दीजिए। तो जो पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी के केस में हुआ है, जैसे विजय सरदाना जी ने बताया, वहाँ कोई जूनियर स्टाफ था गोकुल शेट्टी जो बहुत सालों तक बैठ के एक गलत प्रक्रिया से LOU इश्यूज कर रहे थे। सरकार में बैठे हुए किसी भी आदमी ने गोकुल शेट्टी को ये नहीं कहा कि आप ऐसा करिए ताकि फला को फायदा हो सके। इसलिए ये फ्रॉड है, ऐसा ना कीजिए ना, फ्रॉड है और बहस इस तरह करने का अंतर है मुद्दा अलग है, समझना समझना भी है। जहां तक प्लीज जहां तक हरिप्रसाद जी की बात है, जो विसिल ब्लोअर अपने आप को बताते हैं, मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा कि हरिप्रसाद जी का निजी मामला है, निजी कमर्शियल डिस्प्यूट है। उन्होंने अपने बकाया राशि न मिलने की शिकायत करी PMO से और कहा कि मेहुल चोकसी नहीं, वो ठीक है अमित वो शिकायत की, उन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन जानकारियां तो जो उन्होंने दी वो अपने आप में सनसनीखेज थी, उसकी पड़ताल आप लोगों को करनी चाहिए थी। बिना जांच के उस केस को कैसे बंद कर दिया गया? दिक्कत तो वही हुई ना। 2016 में अगर आप लोग जाग जाते तो आज नौबत की नहीं आती। सुनिए, हरिप्रसाद जी ने आपकी सरकार को आगाह किया था कि ये आगे जाकर जवाब दीजिए, ना किसी बचने का मौका मत दीजिए, जानकारी आप लोग जवाब ले लीजिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जानकारी, ना कोई लेटर ऑफ क्रेडिट की जानकारी, ना शेट्टी का जिक्र, ना पंजाब नेशनल बैंक का जिक्र, आप लोग ना ही जाने जाते हैं। तो बताइए ये मुद्दा कहां से उन्होंने उठाया, ये कांग्रेस को कहां दिख रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेहुल चोकसी की कंपनी बैंक ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, 30 करोड़ रुपए बकाया है, मेरा उनसे विवाद चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे कृपया करके आप बैंक ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिव इंस्पेक्शन टीम क्या कर रही थी? मालवीय साहब 2011 से ये मामला शुरू हुआ, 2013 में विसल ब्लोअर ने ये आवाज उठाई, 2016 में PMO के पास लेटर गया। आपकी सरकार 2014 से चल रही है, 4 सालों में आपने क्या किया? 4 सालों में ये लुटेरे देश को लूटते रहे, बैंक का खजाना खाली होता रहा, लेकिन आपकी सरकार इसे रोक नहीं पाई। ये तो मानिए ना, 4 साल की जिम्मेदारी तो लेंगे ना। 2013 में जो हुआ वो बताएंगे सुलेमान, लेकिन 4 साल की जिम्मेदारी तो आप लेंगे। कार्यालय से संबंधित नहीं होगी तो जिस कार्यालय को भेजना होगा उसमें भेज देंगे। देखिए समीर जी, इनसे ये पूछिए कि बैंक के ऑडिटर्स सुलेमान मोहम्मद खान, RBI की इंस्पेक्शन, सुलेमान मोहम्मद खान साहब जवाब दीजिए। सरकार ठीक है, हफीज गांधी साहब बीच में मत बोले प्लीज। आपने इस स्कैम को होने दिया। सुलेमान मोहम्मद खान साहब आप बताइए अब। अमित मालवीय वो कह रहे हैं सारा खेल जो है वो 2013 में सामने आ गया था, लेकिन आपने क्योंकि कुछ नहीं किया इसलिए ये खेल चलता रहा। अरे नहीं सर, मैं समझ गया, मुझे जवाब तो अरे मैं बताऊं, आप सुने सुलेमान मोहम्मद जी से इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट और RBI इंस्पेक्शन 4 साल से 4 बार ऑडिट क्यों नहीं, 4 लेवल पे क्यों नहीं पकड़ा गया? 2014 से 18 तक स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, RBI इंस्पेक्शन होता है बैंक्स का। 4 साल से ये उन्हें बचाते रहे और मेहुल चौकसी का जिक्र कर रहे हैं कि शो में क्यों गए 13 सितंबर को, और 13 सितंबर में जाने के तुरंत बाद ही लोन ये कहा कि मेहुल भाई चौकसी बैठे, प्रधानमंत्री ने मेहुल चौकसी को पहचानते हैं, उनसे दोस्ती है, मेहुल चौकसी नाम ले रहे हैं, जो अपने ही नियुक्त नेशनलाइज्ड बैंक के डायरेक्टर थे, उनको क्यों निकाल दिया? उन्होंने जब चिट्ठी लिखी चिदंबरम साहब ने उनके टर्मिनेशन, सुलेमान नीरव मोदी की मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं चिदंबरम जी ने
चिदम्बरम जी ने सुलेमान इस बात का जवाब दीजिए ना, ये जो हमें बार बार उठा रहे हैं सवाल, राहुल गांधी से मुलाकात होती है उसके बाद लोन सैंक्शन होता है, क्यों नहीं लेकर गए, नहीं हुई, क्यों उनके झूठ है ये, ओवरलुक आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं हुई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नीरव मोदी की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं, मैं ये पूरी चिट्ठियां लेके आया हूँ, ये झूठ मैं ये चिट्ठियां लेके आया हूँ, ये मेरा सवाल है, मैं फिर इसका जवाब देना पड़ेगा सुलेमान जी को। और राहुल गांधी क्यों मिले नीरव मोदी से, इसका सवाल दें। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मोदी जी मेहुल उसका मेहुल भाई को कह रहे हैं, मेहुल चौकसी को मेहुल भाई, और नीरव मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, डेवोस पे जा रहे हैं। मुझे बताइए, इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, सारे कागज है, घोटालेबाज आपकी सरकार है। एक मिनट अमित प्लीज, अब मौका देना, अब मौका दे गवर्नर ने जवाब क्यों नहीं दिया। सुलेमान, अच्छा चलिए, सुलेमान इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, आप देना, मैं बता, देखिए सुनिए, 2013 की कंप्लेंट की बात करते हैं, सितंबर अक्टूबर की, कितना वक्त हुआ, 6 महीने बाद सरकार आ गई मोदी जी की। मेरा सवाल यह है कि 4 साल में 4 लेवल का ऑडिट होता है, मोदी जी ने क्यों इनको भ्रष्टाचारियों को और घोटालेबाजों को सवाल तो है, बीजेपी से ना आपसे थोड़ी है। सुलेमान, मोदी जी के साथ, देखिए, और 2016 में अरुण जेटली के साथ 2013 में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर जब ये सवाल उठाते हैं तो उन पर दबाव क्यों डाला जाता है कि वो अपना पद छोड़ दें भाई, इसका जवाब दीजिए। किसी ने दबाव 2013 में किसी ने दबाव नहीं डाला। तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं अगर आपको ये डिसेंट नोट डालना है तो आप रिजाइन कर दीजिए। जब 2016 में अरुण जेटली के साथ, आप कह दीजिए अरुण जेटली के साथ नीरव मोदी गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए अरुण जेटली के साथ, नीरव मोदी अरुण जेटली के साथ 2016 में गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑफिशियल डेलीगेशन। क्यों जेटली जी ने क्या ले लिया, जेटली जी के साथ क्यों गए, मोदी जी से क्यों दोस्ती है मेहुल, हम नहीं मिले, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं दिया, नहीं मिले, आपसे मिले, प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले, दोस्ती है मेहुल भाई से, घोटालेबाज घोटालेबाज आप हैं, हम नहीं, ये 4 साल से घोटाला आप कर रहे थे, हमारा 6 महीने का, जिम्मेदारी दोनों की है। मोदी और मेहुल चौकसी। देखिए मोदी जी, मेरा ये कहना है, सुन लीजिए सरदाना साहब को सुन लीजिए आप जी। देखिए कहीं ना कहीं जवाबदेही दोनों साइड की बनती है। मेरा निवेदन है दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, बजट सेशन चल रहा है, क्या कांग्रेस और बीजेपी कमिंग बजट सेशन में ऐसा कानून लाएंगे कि जिससे कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी बैंकिंग अधिकारी को अगर फोन करता है तो उसको पार्ट ऑफ फ्रॉड समझा जाएगा, उसे कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट समझा जाएगा। क्या आप बजट सेशन में ऐसे कानून प्रस्ताव करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की इस तरह की घटनाएं आज के बाद ना हो? और जितने भी आज तक इस तरह के फ्रॉड हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये पहला और आखिरी नहीं है। अभी आप आने वाले समय में और देखेंगे ऐसा कोई जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए आपने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया था जो ये देखता था कि बैंकों के जो चेयरमैन है उनकी पोस्टिंग और उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो, क्या उसी आधार पे जिसमें ना तो पॉलिटिकल और ना ब्यूरोक्रेटिक इंटरफियरेंस हो बैंकिंग सिस्टम हो जो भारत का, उसमें क्या इस तरह का कानून कांग्रेस और बीजेपी प्रस्तावित करेंगी? अगर आप दोनों की नीयत साफ है और आप जनता को भरोसा देना चाहते हैं तो कृपया ये जनता को बताइए कि आप लोगों की आगे आने वाले समय में क्या नीयत है कि किसी भी बैंकिंग सिस्टम में ना पॉलिटिशियन हस्तक्षेप करेंगे और ना अधिकारी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से आती है जब आप किसी को फेवर देना चाहते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज या अधिकारी अपने पास डिस्क्रिशनरी पावर रखना चाहते हैं। क्या आप इस तरह की डिस्क्रिशनरी पावर्स को खत्म करने का कोई कानून संसद में रखेंगे या एज ए प्राइवेट बिल या एज ए ऑफिशियल बिल? अगर आप दोनों ईमानदार हैं और जनता के साथ विश्वास चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो साफ है कि अभी भी आपके पास ऐसे और बहुत से गड़े मुर्दे निकलेंगे जिनसे आपको डर है और आप पाक साफ नहीं आना चाहते। जैदी साहब तैयार होंगे इसके लिए? क्योंकि जनता ये तो समझ गई भाई दाल में कुछ काला है, ये लोग मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। सवाल है हमारे पैसे गलत हाथों में जा रहे हैं। क्यों दिया और वापस कब लाएंगे? इन्होंने भागने क्यों दिया और वापस कब लाएंगे? सवाल है भाजपा से और मोदी जी। ये दोनों तू में कर रहे हैं। हर वो पार्टी अपराधी है
जो ईमानदार उद्योगपति को बेईमान बनने के लिए बाध्य करती है। उन पे प्रेशर डाल के चंदे लिए जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूं, जिले का जो सबसे बड़ा लाला होता है ना, जिसे जिले के सारे प्राकृतिक उनका दोहन करना होता है, वो डीएम और एसपी को गाड़ी प्रोवाइड कराता है और फिर वो पूरे जिले के अंदर जो भी कुछ था खुला खैर फरुखाबादी खेलता है। क्या कोई राजनीतिक पार्टी आज मोदी कहेंगे कि किसी भी से उद्योगपति से चुनाव में जबरदस्ती चंदा नहीं लिया जाएगा, किसी उद्योगपति के हेलीकॉप्टर में सफर नहीं करेंगे? देंगे ईमानदारी की मिसाल? नहीं दे सकते। जो पार्टियां उद्योगपतियों पर नाजायज प्रेशर डाल के उनसे जबरदस्ती चंदा लेती है, ये करप्शन की जिम्मेदार वो है। उद्योगपति ईमानदार होता है, वो बिजनेस करना जानता है, लेकिन जब उससे करोड़ों करोड़ रुपया प्रेशर डाल के ब्लैक करके उससे लिया जाएगा तो नतीजे में ऐसे ही घोटाले नजर आएंगे। और अगर सही मायनों में अपराधी वो भागने वाला मोदी है, तो जो ये बैठे देश के अंदर है ना, जिन्होंने उद्योगपति से जबरदस्ती चंदा लिया है, जिस पार्टी ने लिया है, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उस मोदी से भागने वाला या मालिया से या जितने भागे उनसे चंदा किसने लिया था। सब अपराधी हैं इसके अंदर। तो हकीकत यही है हफीज गांधी साहब, कांग्रेस और बीजेपी। हफीज गांधी साहब, एक के राज में महाघोटाला शुरू हुआ और दूसरे के राज में अंजाम तक पहुंचा और लुटेरा फरार हो गया। हकीकत यही है ना फिर गांधी साहब? गुजरात के अंदर कारपोरेट घोटाला, चिट फंड घोटाला, शारदा घोटाला, ये राजनीतिक घोटाले हैं। ठीक है, इनमें पार्टियां बुलाई करते हैं कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब और अब, क्या नीरव मोदी ने बीजेपी को कोई फंडिंग नहीं की है? क्या आप नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नीरव मोदी ने आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंडिंग नहीं की है? एक दूसरा कि बहुत खूबसूरती से ये डिनाई कर रहे हैं कि फरवरी 9 से लेकर 14 तक जो 8 LOUs इश्यू हुए हैं 280 करोड़ रुपए के, क्या वो आपकी सरकार ने आंख बंद नहीं कर रखी थी? जब आपको 2016 जुलाई में पता था तो क्या आपकी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी? इसका जवाब दीजिए। और ये प्रिविलेज मीटिंग डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्यों हुई 23 तारीख को? इसका जवाब जवाब देना चाह रहे हैं आप इसका? भाई प्रधानमंत्री जी से क्यों मिलते हैं? और एक जवाब और दिए, मैंने सुना अरुण जेटली जी के साथ 2016 में नीरव मोदी ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। 2016 वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट में अरुण जेटली जी के साथ गए थे नीरव मोदी ऑफिशियल डेलीगेशन में। समीर जी, मैंने जो हफीज जी ने बोला सुना नहीं, अगर आप एक बार दोहराएंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हफीज गांधी साहब, मैंने आपसे ये पूछा है कि नीरव मोदी जी ने जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं आज और इससे पहले गांधी चीफ साहब की आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है। क्या नीरव मोदी जी ने आपकी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है? पहला। दूसरा, मैं बता देता हूं, मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ नीरव मोदी जी की और उनके भाई की, वो क्यों हुई? दूसरा, 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2017 में जो 8 LOUs हुए हैं जहां 280 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी समीर जी, ठीक है। और मैं कहता हूं कि दोनों पार्टीज को इसका जवाब देना है कि इतना बड़ा गांधी जी की आवाज नहीं आ रही है। अगर आप मुझे सवाल बताएंगे तो मैं जवाब अमित मालवीय साहब सीधा सवाल पूछ रहे हैं हफीज गांधी कि क्या नीरव मोदी से आपकी पार्टी ने कभी कोई चंदा लिया या नहीं लिया? कांग्रेस भी बता दे, कांग्रेस। और 9 LOU जो इशू हुए हैं, 8 LOU 2017 फरवरी में, वो आपकी सरकार में हुए या नहीं हुए? ठीक है। और प्रिविलेज मीटिंग हुई डेवोस में, उसके बारे में भी समीर भाई पूछे। बात समझने वाली ये ठीक है, अब जवाब तो देने दीजिए ना, आप सवालों का सिलसिला खत्म करेंगे तब जवाब आएगा। नीरव मोदी को जो LOUs दिए जा रहे थे वो पंजाब नेशनल बैंक के एक अधिकारी गोकुल शेट्टी जो हैं वो दे रहे थे, जिसको बैंक के ऑडिट में, RBI के ऑडिट में हर साल ऐसे 2-3 ऑडिट 2016 में प्रधानमंत्री को शिकायत हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्हें पैसा दिया गया। मैनेजमेंट की है और RBI जो ऑडिट करता है ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट पर क्या इस बात की सिर्फ जिम्मेदारी डाली जा सकती है? चंदे का सवाल है, मेरी जानकारी में पंजाब नेशनल बैंक जानकारी में पर आ जाएगी जो LOU जारी कर रहा था। जब हमने इनकी जो एक एक करके 8 LOU जारी हुए, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या खबर नहीं थी? मेरी जानकारी है हमने इनकी कंपनी से कोई चंदा कभी नहीं लिया, ये मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरी बात क्या है
मुद्दे की बात ये चौकसी से है लिया, जो हम कांग्रेस के प्रवक्ता बार-बार उसका जवाब देने से बच रहे हैं कि 2013 में मेहुल चोकसी और बीजेपी नीरव मोदी अरुण जेटली के साथ 2016 में गए थे नीरव मोदी, डिवोर्स या नहीं गए थे, 1550 करोड़ का लोन क्यों दिया गया? इसका वीक जवाब एनुअल कांग्रेस मीटिंग के में ठीक है, प्रवक्ता को सुलेमान मोहम्मद खान और सुलेमान मोहम्मद खान, अब आप जवाब दे दीजिए इसी बात का। अमित मालवीय से तो आपने पूछ लिया कि नीरव मोदी ने बीजेपी को चंदा दिया या नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया था क्या, जो 2013 में आप लोग चुप हो गए? मैंने 2013 में आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, वो इनकार कर रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए। ना हमने किसी को लोन दिलवाया, ना हमने किसी पे कोई प्रेशर बनाया, ना ही राहुल गांधी जी उनसे मिले, ना ही हमने कोई प्रेशर बनाया। सवाल यह है कि 2016 के जनवरी में अरुण जेटली के साथ डिवोर्स गए थे, नहीं गए थे? क्यों गए थे डेलीगेशन में? नहीं गए, नहीं गए। 2016 में जनवरी में जनवरी 2016 में अरुण जेटली के साथ डिवोर्स गए नीरव मोदी ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेशन के साथ। ठीक है, अमित वही बता रहे हो, मोदी जी अमित मालवीय जी वही बता रहे हो, नीरव मोदी से और मेहुल चौकसी से और अरुण जेटली से बताएं। देखिए मेरा सवाल, देखिए हमने ना तो कोई लोन दिया, ना प्रेशर बनाया, ना कोई इंटरफेरेंस करा। सवाल इनसे ये है कि 4 साल से 4 ईयर ऑडिट था। अरे भैया इधर उधर की नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली नहीं मिले कभी। अरुण जेटली के साथ डिवोर्स गए जनवरी 2016 में, जिसमें नीरव मोदी ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ थे। आप सब इधर उधर की बात कर रहे हैं, कौन कहाँ गया, क्या किया, नहीं किया। हमने नहीं हटाया भैया, ना प्रेशर बनाया। यही तो बात है ना, आप प्रधानमंत्री जवाब अपने ऊपर जो आरोप है उस पर अगर सवाल किया जाए तो आप दूसरों की बात करने लगे। भाई यूपीए के राज में ये हुआ, बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई यूपीए के राज में ये हुआ, एनडीए वाले कहेंगे कि यूपीए के राज में ये हुआ। इनकी सरकार ये 4 साल से घोटाला चल रहा था। सीधे सवालों का जवाब दीजिए ना। देखिए हम तो जवाब सीधे सवालों का जवाब दीजिए। और अमित मालवीय जिन दिनेश दुबे का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिनको अपने पद से हटाया गया 2013 में, वही ये बात कहते हैं कि ये घोटाला यूपीए के राज में शुरू हुआ और एनडीए की सरकार में ये घोटाला 10 से 50 गुना बढ़ गया। उस पर क्या कहेंगे आप? और उनकी नियुक्ति हमने नहीं करी थी, उनकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने करी थी, प्रणब मुखर्जी ने करी थी। और उसका जो टर्मिनेशन लेटर, घोटाला तो आप ही ने करवाया, घोटाला तो 4 साल में आपने करवाया। कैबिनेट कमेटी में जो घोटाला तो 4 साल में आपके टाइम में हुआ, 2014 से 18 तक घोटाला आपके टाइम में हुआ, घोटाला आपके वक्त में हुआ भैया। अरे तो यार मतलब कमाल की बात हो गई, ये कमाल की बात हो गई। सरदाना साहब जी, अमित जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। 4 साल में घोटाला। अमित जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, 2014 से लेकर अभी तक ऑडिट में ये फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ा गया? इस पे बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? सरकार आपकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी है, सीबीआई आपकी है। क्या आप उन सब ऑडिटर्स को और जितने अधिकारी बैंक के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार थे और जिन बैंकों में पैसा गया और जिन बैंकों से पैसा आया, क्या इस पूरे नेटवर्क पे क्रिमिनल केस फाइल करके जनता के सामने बताएंगे कि ये ऑडिट में क्यों नहीं पकड़ा गया, कौन अधिकारी थे, क्यों वो लापरवाही करते रहे और क्यों उनको टैक्स पेयर से तनख्वाहें मिलती रही? ये लोग क्या कर रहे थे, तनख्वाहें किस बात की ले रहे थे? और आरबीआई आपके कंट्रोल में है, डायरेक्ट भारत सरकार की संस्था है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपके पास दुनिया भर का ऑडिटिंग सिस्टम है, उनके जो ऑडिटर्स हैं, ये किसी के हाथ में चोरी नहीं आई, किसी को नहीं पता लगा। तो कम से कम आप ये तो बताइए जनता को कि 14 से लेकर 18 तक 4 साल ये सब कौन लोग थे जो इतने बड़े घपले में शामिल थे, या सबके सब नालायक थे और किसी को कोई काम नहीं आता था कि चोरों को कैसे पकड़ा जाए? अमित कुछ तो है। अमित जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि ये सारी बातें शक पैदा कर रही हैं जनता के मन में। जी और सर बिल्कुल मैं इसका जवाब और सरदाना साहब कंप्लेंट पे कंप्लेंट हो रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिस को, उसके बाद भी नहीं पकड़ी। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स हो रही थी 2015 में 16 में। सरकार केंद्र में आई तो हमें 2.5 साल लगा। राफेल डील कितने की हुई तुम्हारी? राफेल डील कितने की हुई? आपकी जहाज कितने का खरीदा? उनको हमने बंद किया।
उसी तरीके से 1 लाख टीचरों को फर्जी सैलरी जा रही थी। इसका जवाब दिए एलपीजी का नहीं, ये पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का जवाब दिए। इसका जवाब दिया अरे भैया, वो तो एक बैंक की ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ यार मैं। मुद्दे का विषय है अमित जी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि बाकी जगह आपने क्या किया। पंजाब नेशनल बैंक का अपना ऑडिटिंग सिस्टम है, उसका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटिंग है। आरबीआई का काम सिर्फ बैंकों को देखना है, वहां क्यों चूक हो गई? आपका आरबीआई का सर्वेलेंस सिस्टम क्या कर रहा था? आपका फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट था, जो पेमेंट हुई है वो हांगकांग में हुई है। आपके बगैर आरबीआई की परमिशन से पेमेंट नहीं जा सकता है। आप ये बताइए कि आप सिर्फ आरबीआई का बताइए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम में जो ऑडिटिंग फ्रॉड हो रहे हैं, इसको चेक करने के लिए क्या कर रही है सरकार, बस ये बताइए आप। स्वतः बॉडी है, स्वस्थ बॉडी है, तो यार स्वतः बॉडी अगर काम चोरी करेगी और देश को फ्रॉड करेगी तो सरकार आंख बंद करके बैठी रहेगी। डिमोनेटाइजेशन में ऑटोनॉमी आपने इंडिपेंडेंट बॉडी क्या फ्रॉड कर सकती है? मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बॉडी क्या फ्रॉड करेगी और उसको हम करने देंगे? सुनिए तो, या अगर इंडिपेंडेंट बॉडी अपनी ड्यूटी में फेल होती है तो क्या आप करने देंगे? को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आरबीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने मैकेनिज्म्स को, अपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन को, अपने फाइनेंशियल जो प्रोसेस है उसको रिव्यू करेगी। पंजाब नेशनल बैंक अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को रिव्यू करेगी। जो लोग जब वो भाग गया, से लेके ऑपरेशन वाले सुपरवाइजरी रिव्यू तो करेगा, लेकिन नीरव मोदी तो भाग गया ना पैसे लेकर, पैसा भाग गया। अब नीरव मोदी को कौन वापस लाएगा? लाइबिलिटी क्या आप ये गारंटी देंगे उसको कि नीरव मोदी को वापस लेकर आएंगे? नीरव मोदी कैसे वापस लाया जाएगा? नीरव मोदी क्या, नीरव मोदी, माल्या, ये सारे वापस आएंगे। आप ये बात समझिए, ये सारे लोग पहले कांग्रेस के काल में यहाँ हमारे देश में आराम से रहते थे, क्योंकि उनको पता था कांग्रेस इनका कुछ नहीं करने वाली। हमारी सरकार आने के बाद ये लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन इनको यहाँ वापस लाया जाएगा। तो भाग गए ना, लुकआउट नोटिस, अगर पकड़ के आप इन्हें अंदर कर देते तो आपकी वाहवाही होती, लेकिन आपके राज में भाग गए। कांग्रेस के राज में मान लिया चलिए कि वो घोटाले पे घोटाला कर रहे थे, कोई पकड़ने का नाम नहीं ले रहा था उनको, लेकिन आप अगर उन्हें पकड़ लेते तब आपकी वाहवाही होती ना, तो भाग गए। मदद करती हैं। ओहो, आपके राज्यकाल में वो लोग यहाँ रह के मलाई खा रहे थे, आपके राज्यकाल में यहाँ रह के वो पैसों के पलने में झूल रहे थे, और जब हमारी सरकार आई तो डर के यहाँ से भाग के, क्योंकि पता था उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, इतना उनसे 4 पैसा साल में वसूला भ्रष्टाचार जाएगा। हुआ है और आपके राज्यकाल में तो वो बहुत खुश रहते, लेकिन वो बच के भाग नहीं पाएंगे। आप ये बताइए 500 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ नोटिस जारी हो चुका है, उनको वापस लाने की, उनको पकड़ने की, उनसे पैसा रिकवर करने की यूपीए के बाद एनडीए की सरकार आई तो ये लोग इतना डर गए कि भाग गए। 500 करोड़ भाग कर कोई ऐसा तो नहीं कि वो कैद खाने में चले गए। देखो, अगर ये बात है, अगर ये बात है ना, देखो स्टेटमेंट का इसलिए आधार नहीं है कि अभी एक आंकड़ा ये आया है कि पिछले 1 साल में 7,000 जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया की रेजिडेंसी बदली है। हाँ, 7,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के अमेरिका, यूरोप, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नागरिकता ली है। तो क्या हम ये माने कि ये 7 के 7,000 लोग सब फ्रॉड कर रहे थे? तो ये बात कहना ठीक नहीं है कि वो भाग गए या हमारे आने से भाग गए। आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि सिस्टम फ्रॉड है, सिस्टम में वीकनेसेस हैं। आपको देखना पड़ेगा ईमानदारी से, आपको अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस को देश से ऊपर नहीं रखना होगा। बिल्कुल, आपको यह समझना पड़ेगा कि जिनसे आप पॉलिटिकल चंदा लेते हैं वो वसूली करेंगे और आप ही के सिस्टम से करेंगे। आपको डबल कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा फ्री का नहीं है। बिल्कुल, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए कमा रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं कमा रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज उनसे चंदा लेंगी तो कीमत देश को उठानी पड़ेगी, और यही हो रहा है। 10 सेकंड समीर भाई, अगर उद्योगपति जब वो लोन लेता है तो ऐसे पर्चों को देश जाने LIU कहते हैं, और जब वो चंदा वापस, वो पैसा कर्ज वापस नहीं करता बैंकों को, तो ऐसे ही पर्चे को NPA कहते हैं। लेकिन जब किसान कर्ज लेने जाता है तो अपनी जमीन को गिरवी रखता है, और जब वो कर्ज वापस नहीं करता है तो उसे खुदकशी करनी पड़ती है या जेल में जाना पड़ता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कांग्रेस और बीजेपी
कल अपने चुनाव के चंदे के रजिस्टर सार्वजनिक करेंगी कि किस किस से जबरदस्ती चंदा लिया गया है, किस किस उद्योगपतियों को बेईमान बनने के लिए मजबूर आप लोग चंदे में आप जड़ देख रहे हैं, जड़ देख रहे हैं, बिल्कुल जड़ मामले की जड़ आप चंदे में देख रहे हैं। समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुकम्मल। ठीक 40 चोर वही रहते हैं, सिर्फ सरगना बदलता है। हम पूछना चाहते हैं ये 40 चोरों के सरगना से कि ये देश कैसे लुट गया, चौकीदारी की जिम्मेदारी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान मोहम्मद खान साहब, अली बाबा जनता है, 40 चोरों, अब्दुल हफीज गांधी, अमित मालवीय, विजय सरदाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त चौकीदारी कर रहा है, जिसकी इस वक्त सरकार है, उसकी इस वक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जवाबदेही उसकी है, सबसे ज्यादा सवाल उससे पूछे जाएंगे। और देश की जनता बड़ी नाराज है कि 14,000 करोड़ का यह घोटाला हो गया। एक शख्स यहां पर हमारी गाढ़ी कमाई लूट कर दूसरे देश पहुंच गया, उसे रोका क्यों नहीं जा सका, वो फरार कैसे हो गया, इसको लेकर नाराजगी है। इसका जवाब आने वाले वक्त में देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।